नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। आप सभी मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ लगातार सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट में से मंजूरी मिली है और अब ये माना जा रहा है शीतकालीन सत्र में इस बिल को पास कराने की भी तैयारी सरकार ने कर ली है। वन नेशन वन इलेक्शन में आखिरकार क्या चुनौती है? राजनीतिक रूप से तो हम चर्चा ही करते आए हैं, लेकिन आज कानूनी पक्ष इसका समझने की कोशिश करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चरणबद्ध तरीका क्या होगा, समझने के लिए, जानने के लिए संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आज रुद्र विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो रुद्र विक्रम सिंह जी, कानूनी पक्ष हमें समझाएंगे। बताइए हमारे दर्शकों को, चूंकि विपक्ष लगातार खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रैक्टिकल नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा? देखिए, अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें कि प्रैक्टिकल है या नहीं है, तो हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1952, 57, 61, 67 के इलेक्शंस को देखने पड़ेंगे, जब हिंदुस्तान में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ करते थे। कुछ सरकारें डिसॉल्व हुई, स्टेट इलेक्शन डिसॉल्व हुए, फिर 1970 में संसद भी डिसॉल्व हो गए। उसके बाद जो है ये फ्रेगमेंटेशन में इलेक्शन शुरू हो गए और साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन ये बात शुरू होती है कि 1999 में जब लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है कि नहीं, देश को फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, हालांकि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती है, वो फिर से इस बात की पुरजोर फरमाइश करते हैं कि नहीं, इस देश में वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए जी। तो ये जब लॉ कमीशन अब सारे तथ्यों के आधार पर, सारे इतिहास के आधार पर जो पहले हो चुके हैं उन आधार पर ही अपनी रिपोर्ट देता है, तो प्रैक्टिकलिटी की तो कोई ऐसे मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात जो विपक्ष कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं है इसमें। आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल संभव है, क्योंकि पहला भी ऐसे होता आया है। 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन कानूनी रूप से क्या कोई चुनौतियां हैं, आपको दिखती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कानूनी रूप से एक नहीं, कई सारी चुनौतियां इसमें देखने को मिलेंगी जी। क्योंकि देखिए, जब आप इस बड़े लेवल पे इसको बदलाव करेंगे, वन नेशन इलेक्शन जब हम बात करेंगे, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। उन आर्टिकल्स को चेंज करने के साथ साथ आपको ये पार्लियामेंट से पास कराना होगा। पार्लियामेंट से पास कराने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स से आप इसको पास कराना होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स का मतलब कि अगर भारत में 28 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट से, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट से इस बिल को पास कराना पड़ेगा। मैं लगभग 20 स्टेट से आपको पास बिल्कुल कराना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं कि 42nd जब अमेंडमेंट हुआ था 1976, जब इंदिरा गांधी ने बहुत सारे परिवर्तन संविधान में किए थे जी। तो इसको मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट से पास कराया गया था। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो विपक्ष इस बात को ये कह रहा है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, उसी कांग्रेस की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट में 1976 में जो 5 साल का टर्म होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और पार्लियामेंट का, उसको 6 साल कर दिया था, जिसको बाद में फिर 46 अमेंडमेंट जब हुआ, 44 अमेंडमेंट में इसको दोबारा 6 साल से 5 साल कर दिया गया था। अच्छा, तो ये राष्ट्रपति के पास भी बिल जाएगा, वहाँ पर भी मोहर लगेगी, इसके बाद लॉ बनेगा? बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई पार्लियामेंट बिल पास करता है तो उसके बाद राष्ट्रपति का बिना एसेंट के कोई बिल पास नहीं होता है, तभी वो बिल एक्ट बनता है। पहले जब तक पार्लियामेंट में होता है, डिस्कशन में होता है, तब तक उसको हम बिल कहते हैं। जब वो राष्ट्रपति का उसको अनुसंधान मिल जाता है, जब राष्ट्रपति की संस्तुति उसको मिल जाती है, तब वो एक्ट बन जाता है। तब वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, जो फिर देश में लागू होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी आप दे, जो कि संविधान विशेषज्ञ आप हैं। पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल और उस पर मोहर लगेगी, फिर उसके बाद स्टेट जो असेंबलीज है वहाँ से पास होगा, ये पहले स्टेट असेंबलीज पास करेंगी 2/3 और उसके बाद फिर वो बिल राष्ट्रपति के पास नहीं, देखिए, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो सबसे पहले जो अगर सेंटर भी पास करना, क्योंकि सेंटर द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सेंटर इस बिल को पास करेगा, उसके बाद स्टेट पास करेंगे। उसके बाद मतलब जब तक सेंटर दोनों सदनों से पास नहीं हो जाएगा, निचला सदन जो कि लोकसभा हम कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा से पास होगा, इन दोनों सदनों के पास होने के बाद ये बिल फिर भेजा जाएगा राज्यों पे। जो राज्य इसको पास करना चाहेंगे वो राज्य इसको पास करेंगे। जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट इसको पास कर देंगे, इसके बाद ही ये बिल एक्ट के सूरत में बदलेगा ये। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल है, मेरे ही मन में सवाल नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि सवाल करोड़ों लोगों के बीच में है कि आप कह रहे हैं कि एक साथ हम चुनाव कराएंगे, लेकिन सपोज करिए कि एक राज्य में चुनाव हुए, उसके बाद सरकार चुनी गई, लेकिन वो सरकार
सरकार 1 साल के अंदर गिर गई, तो फिर वहाँ 4 साल किस तरीके से क्या शासन चलेगा, किसका चलेगा, कैसे फिर होगा? फिर 4 साल होगा क्या? देखिए, बिल्कुल वही, इसीलिए मैंने कहा कि जो कानूनी अड़चन है, जो आर्टिकल 83 और 172 बात करता है, आर्टिकल 172(1) जो बात करता है कि 5 साल का टेन्योर होगा, बीच में जो आर्टिकल 85 और 174 बात करता है रिजोल्यूशन की, बीच में रिजोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा या चुनाव अनाउंस होंगे, तो इनमें बदलाव करने होंगे। और जो 1999 में मैं लॉ कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उस लॉ कमीशन ने भी ये बात कही थी कि अगर मान लीजिए जिन राज्यों में चुनाव अभी पेंडिंग है या जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, तो जो प्रक्रिया शुरू हो गई उन राज्यों को ये छूट दे दी जाए इसमें कि जब तक आपके इलेक्शन मान लीजिए अगले 2 साल में पेंडिंग है, तो उन राज्यों पर ये प्रभावी तब होंगे जब उन राज्यों में इलेक्शन हो जाएं। तो ऐसे करके हम इस इलेक्शन को एक साथ देखिए कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आज से हम कहें कि आज से हमने एक्ट पास कर दिया और आज से सारे इलेक्शन हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर तब देखिए जब अगर फेडरल सिस्टम को एक चोट पहुंचेगी कि अगर मान लीजिए चुनी हुई सरकारों को हमने डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि इसीलिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर मान लीजिए 2 साल सरकार, किसी मान लीजिए 3 साल की सरकार किसी राज्य की हुई, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो अभी 27 में इनके इलेक्शन होने हैं, तो 2 साल को इनकी छूट दे दी जाए। जब 2027 में इलेक्शन होंगे उसके बाद से ही जो इलेक्शन हो, या फिर उनके अगर, क्योंकि 6 महीने का प्रोविजन है, 6 महीने पहले इलेक्शन कराया जा सकता है, 6 महीने बाद इलेक्शन कराया जाता है, तो एक प्रोविजन इस तरीके का बना के शुरू में थोड़ी सी चुनौतियां इस बात को लेकर आएंगे, लेकिन एक साथ जब इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, अब आपका क्वेश्चन आता है कि बीच में डिसॉल्व अगर हो जाता है, क्योंकि ये चीज तो आपने मुझे वो वाली बताई कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, तब लागू नहीं हुआ था। मेरा सवाल है कि कानून लागू हो गया और मान लीजिए कि वहां भी चुनी हुई सरकार किसी भी राज्य में बन गई, चलिए यूपी का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन अस्थिर सरकार बनी, 1 साल के अंदर गिर गई, फिर 4 साल क्या होगा? तभी मैंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 है, जो इन सारी चीज़ों की बात करता है कि कब मेजॉरिटी कैसे बनेगी, कैसे मेजॉरिटी सरकारें बनेगी, या माइनॉरिटी में कोई सरकार आ गई तो कैसे जो फ्लोर टेस्ट होता है वो सारी बातें होती है, उन सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और हिंदुस्तान में बहुत बार हमने देखा भी है कि 6 महीने में सरकारें गिर जाती हैं, 1 साल में सरकारें गिर जाती हैं, तो क्या उस और हमारा नियम भी यही कहता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने लग सकता है, ज़्यादा नहीं लग सकता। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हमें उसके बाद चुनाव के लिए ही आगे बढ़ना पड़ता है। जी, तो वही मैंने कहा कि जो 356 आर्टिकल जो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, उसमें भी मूलभूत चुनाव करने पड़ेंगे, या तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस समय केंद्र की देखरेख में चुनाव हो, या केंद्र की देखरेख में उस राज्य सरकार की चुनी हुई सरकारें हों। देखिए, अगर एक जो आपने बताया एक कॉम्प्लेक्स ये पॉइंट तो है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद इसका एक पॉजिटिव नोट भी ये देखिए कि हो सकता है इसके बाद जनता जागरूक हो जाए और एक जो है मजबूत सरकार चुने, जैसे केंद्र में एक सरकार मजबूत चुनी गई, हो सकता है राज्यों में भी एक अगर लेकिन हमें इफ एंड बट तो लेना पड़ेगा ना, ये तो संभावनाओं का खेल आपने बता दिया। अच्छा, आप कह रहे कि हो सकता है चलिए उपचुनाव भी हो जाए, इलेक्शन वहाँ पे हो जाएंगे, अभी तक हम बाई इलेक्शन कुछ सीटों पे देखते हैं, आप कहते हैं कि पूरे प्रदेश में ही हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। 4 साल के लिए क्या फिर वो सरकार चुनी जाएगी? क्या फिर ये माने कि उसका कार्यकाल फिर 4 साल का ही रहेगा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक साथ कराएंगे तो फिर आपको बिल्कुल वही करना पड़ेगा कि अगर इनकेस अगर मान लीजिए वहाँ पे सरकार गिर जाती है, तो वहाँ सिर्फ उस स्टेट में इलेक्शन करा के, और वो फिर अगर हमको वन नेशन इलेक्शन को आगे बढ़ाते हुए चलना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही हमारा जो चेंज हुआ था इसी वजह से कि बीच में सरकारें गिर गई थी, तो उसको अगर हम कंटिन्यू करना होगा तो कंटिन्यूएशन के लिए इस तरीके के प्रोविज़न लगाए जाने होंगे, और फिर संविधान के जो आर्टिकल 83 है उसको और 172(1) में इसको बदलाव करना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि कानूनी रूप से इसमें कॉम्प्लेक्स बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन है, क्योंकि अगर आप फिर 5 साल को 4 साल करेंगे या 3 साल करेंगे, या ऐसा लिखेंगे कि जब भी सरकार गिरेगी तो रिमेनिंग जो ईयर बचा होगा या रिमेनिंग मंथ्स जो बचे होंगे उतने महीने या उतने साल के लिए सरकार चलेगी, तो एक ये थोड़ा सा जो संविधान की हमारी जो मूल भावना है, जो संविधान विशेषज्ञों ने या संविधान बनाने वालों ने जो बात कही थी, जो 5 साल की सरकार, एक स्टेबल सरकार की बात कही थी कि 5 साल में कम से कम कुछ जन सरोकार के काम हो पाए, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस किया जाना थोड़ा सा मुश्किल उस समय। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट में ये चर्चा आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार। थैंक यू।